था, तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वीडियोस बंद कर रखे थे मैंने। और आज थोड़ा सा ठीक बेटर हो रहा है गला, तो मैंने बोला कि आज थोड़ा सा शुरू करते हैं। और इस गैप के बीच में दो बड़े घटनाक्रम हो गए, और जो मैं लगातार आपको बोलता रहता हूँ कि ये जो पीरियड चल रहा है 2000, आप समझ लीजिए 20 से लेके 2030, ये 10 साल जो हैं इसमें आपको वो घटनाएं दिखाई देंगी जो कि आमतौर पे हम इतिहास में पढ़ा करते हैं कि सन इतने में ऐसा हुआ था। जैसे एक 1920 20 या 28 में कब एक महामारी आई थी, स्पेनिश फ्लू, जिसमें लाखों लोग दुनिया में मारे गए थे। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ा करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी स्पेनिश फ्लू हुई थी और ऐसा था वैसा था। उसको ब्लैक प्लेग या क्या क्या बोला जाता है, और हर कंट्री में लगभग लाशों के ढेर लग गए थे लोगों के, उस बीमारी से कोई इलाज नहीं था। और 2019-20 में हम लोगों ने दोबारा कोविड और कोरोना के नाम पे फिर एक महामारी देखी कि दुनिया ठप हो गई, लॉकडाउन हो गया और लाखों करोड़ों लोगों की मौत भी हुई, बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, और परिवार के परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए एक दो सदस्यों के इलाज कराने में। तो ये भी एक घटना थी जो 100 साल पहले हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे कि 100 साल पहले ऐसा हुआ था, और 20 के बाद हम लोगों ने उसको आंखों से देख भी लिया कि ऐसा होता है। महामारी की स्थिति क्या बनती है दुनिया की। उसी तरीके से विश्व युद्ध को लेकर के हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे कि 1920-22 में विश्व युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई थीं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1942 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, उसको भी हम हिस्ट्री में पढ़ते थे। उसके बाद से बहुत सारे युद्ध होते रहे दुनिया भर में, लेकिन अब तीसरा कह लीजिए तो तीसरा विश्व युद्ध भी एक तरीके से बनता जा रहा है, पैदा होता जा रहा है, और हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे कि कह सकते हैं आप कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत वाली स्टेज है। और ऐसी स्टेज में, ऐसी स्थिति में अलग अलग देश अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के हमले और हथकंडे अपना रहे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। इस कड़ी में अगर आप देखेंगे तो हाल में जो पिछले वीडियोस के बीच में हम नहीं आए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इस्माइल हानिया की हत्या ईरान के अंदर होती है। और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ज़्यादातर दुनिया के देश, लोग, एक्सपर्ट्स सभी बोल रहे हैं कि ये इज़राइल ने किया है, लेकिन ताज्जुब ये है कि ईरान की तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि किसने किया है। और डेफिनेटली किसी ने तो किया है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि ऐसे तो किसी बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में धमाका हो जाए और उसके अंदर बैठा हुआ शख्स, उसकी धज्जियां उड़ जाएं, तो धमाके अपने आप बल्ब और ट्यूबलाइट और पंखों में तो होते नहीं हैं, उसके लिए तो एक्सप्लोसिव डाला जाता है किसी भी तरीके से। तो ये हमला तो हुआ है और किसी ने तो उसको मारा है। बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज हैं कि इज़राइल ने किया है, कुछ थ्योरीज हैं कि उसने बड़ी हाई प्रिसीशन स्ट्राइक की अपने F-35 फाइटर्स से। कुछ थ्योरीज हैं कि कोई ड्रोन आया था और उस ड्रोन ने खिड़की के पास पहुंच करके एक छोटा सा गाइडेड मिसाइल जो है या छोटा बॉम्ब, वो उस खिड़की के ऊपर टारगेट करके फायर किया, और फिर उस वेपन को, उस बॉम्ब को उस विंडो से अंदर घुसा करके एक्सप्लोड किया गया। और एक थ्योरी ये भी आई कि उस कमरे के अंदर 2 महीने पहले से बम लगा के रखा गया था, और जब पता चला कि हानिया इस कमरे में रुक गया है आके, तो जैसे ही पक्का हुआ कि ये रात को अपने कमरे में सोने के लिए गया है, कहीं कई किलोमीटर दूर से इज़राइल ने या किसी ने रिमोट से उस बम को उड़ा दिया। अब क्या कहानी है कुछ पता नहीं, ईरान को भी नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि बाहर से, मतलब कमरे के बाहर से, सड़क के आसपास से कहीं से कोई एक छोटा प्रोजेक्टाइल या मिसाइल टाइप की चीज़ फायर करके और इसको उड़ाया गया है। वो भी अपने आप में पॉसिबल है, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स होती हैं,
नॉर्मली एंटी टैंक मिसाइल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका इन चीज़ों में प्रयोग किया जा सकता है, और उनको भी आजकल बहुत एक्यूरेट मिसाइल्स होती हैं वो, और वो भी दीवार या कमरा तोड़ करके अंदर जाके एक्सप्लोड कर सकती हैं, क्योंकि वो टैंक को भेदने के लिए बनाई गई हुई मिसाइलें होती हैं। और अक्सर भारत की भी जो आर्मी है वो बॉर्डर पे, एलओसी पे कई बार पाकिस्तान आर्मी के जो बंकर्स होते हैं उनकी दीवालों को छेद करके बंकर के अंदर एक्सप्लोशन के लिए इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का उपयोग करती है। तो हो सकता है कि उस टाइप का कोई वेपन हो जो कि आसपास की किसी बिल्डिंग से या आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी से उस कमरे पे फायर किया गया हो और उसको गाइड करके टारगेट किया गया हो उस कमरे पे। बहरहाल जो भी है, ईरान में ये कहानी होती है, और अभी 2 दिन के अंदर भारत और भारत के क्षेत्र में इस तरफ आप देखेंगे तो बांग्लादेश में एक अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई और वहाँ की सरकार को हटाया गया। अभी उस पर भी फिर बहस चल रही है कि किसने किया है। बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं वो चाइना की बात कर रहे हैं, और बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं वो अमेरिका की बात कर रहे हैं कि ये अमेरिका की हुई हरकत है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये चाइना की हुई हरकत है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइना के पास अभी ये सब करके कुछ हासिल करने को के लिए है नहीं, और वो इंटरनली बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है अपनी परिस्थितियों में। तो चीन का हाथ मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को शामिल करके चीन ने ये किया है, तो मुझे ये भी नहीं लगता है कि पाकिस्तान भी इस टाइप की किसी हरकत में इस समय इन्वॉल्व होगा, वो भी भारत के विरोध में, क्योंकि पाकिस्तान की खुद इंटरनल हालत इतनी ख़राब है कि अगर वो बांग्लादेश में कुछ कर भी देता है तो उससे भारत को तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान का हाथ निकल आता है कि इसके पीछे, भारत को पता चलता है कि पाकिस्तान की कोई हरकत है, तो फिर भारत पलट के पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इस समय इतना दंगा फसाद और आग लगी हुई है कि उसमें अगर भारत ने थोड़ा सा भी आग में घी डालने का काम कर दिया तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपने दम पे तो कुछ कर नहीं सकता, और चाइना के समर्थन से तो बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी चीज़, चाइना को लेकर के मुझे कुछ एक अजीब सी वो फीलिंग आती है, क्योंकि आप ध्यान दें तो मोदी जी का सरकार बनते ही सबसे पहला जो बाइलेटरल दौरा होता है वो रशिया का होता है, और रूस में वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मिल के बैठते हैं, और काफ़ी चर्चाएं होती हैं जिसकी कि डिटेल्स बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं। तो 2 देशों के प्रमुख अगर बैठे हैं, और 2 दिन का करीब दौरा था मोदी जी का, जिसमें एक दिन तो वो मोदी जी और पुतिन पुतिन के जो फार्म हाउस होता है इनका, राष्ट्रपति का, डाचा कहते हैं उसे, डाचा में बैठे थे। और डाचा में पहली बार ऐसा हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन किसी विदेशी नेता को अपने फार्म हाउस पे, डाचा पे ले गए हैं। ये एक तरीके का एक बहुत कैजुअल रिलेशनशिप बताता है कि हमारी और इनकी इतनी इनफॉर्मल दोस्ती है, या इतने नज़दीकी दोस्त हैं कि हम लोग साथ में फार्म हाउस जाते हैं। क्योंकि एक फॉर्मल दोस्ती होती है जो आपकी भी होती होगी बिजनेस में और बाकी सब जगह, तो आप अपने ऑफिस में या शॉप पे या जहाँ पे भी है, अपने क्लाइंट से, कस्टमर्स से, या कुछ जो फॉर्मल टाइप के दोस्त होते हैं उनसे बाहर मिल लेते हैं, या किसी कॉफ़ी शॉप में या रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। फिर जब वो क्लोज हो जाते हैं, फैमिली टर्म्स हो जाते हैं कि उनकी फैमिली आपकी फैमिली को जानती है, उस टाइप के संबंध बन जाते हैं, तो फिर आप उनको घर पे इनवाइट करते हैं कि आइए भाई साहब, लंच पे आइए, चाय पीजिए, डिनर करेंगे, इस टाइप का। और उससे भी बियॉन्ड जब ऐसा हो जाता है कि आपकी फैमिलीज़, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप सब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं, मतलब दोनों फैमिलीज़ बिल्कुल मिली हुई हैं। जब इस लेवल की दोस्ती हो जाती है तो फिर आप उनको अपने फार्म हाउस पे, अपने हॉलिडे होम्स में, इन सब जगहों पे इनवाइट करते हैं कि चलो जी छुट्टी मनाने जा रहे हैं, साथ में छुट्टी मनाएँगे। मतलब फैमिली टाइम जो है वो हम आपके साथ गुज़ारेंगे। तो नरेंद्र मोदी और पुतिन के फार्म हाउस पे पहली मुलाकात हुई थी रशिया में, और काफ़ी लंबी बातचीत हुई।
और दो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से अगर दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों की बात की जाए, बड़े देशों की, तो उसमें अमेरिका, चाइना, रूस और इंडिया, ये 4 देश हैं। और उसमें से 2 रशिया और इंडिया, और एशिया के अंदर इन 4 में से 3 देश बैठे हुए हैं। मतलब अगर दुनिया के B4, जिन्हें बिग 4 या P4 कह दें, पावरफुल 4, इनकी बात करें तो उस P4 या B4 में से 3 जो हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, एशिया में ही बैठे हुए हैं। तो बाकी पूरी दुनिया एक तरफ है, ये 3 देश ही अकेले एक तरफ हों तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और रशिया का शुरू से एक कॉन्सेप्ट रहा है कि उन्होंने एक प्रमोट कर रखा है RIC, रिक का कॉन्सेप्ट, कि रशिया, इंडिया, चाइना, कि हम 3 को अगर एक साथ अगर हम लोग चलते हैं, एक सुर में चलते हैं, तो हम से टकराने की ताकत दुनिया में किसी की नहीं होगी। और इसमें रशिया हमेशा इंडिया को तो साथ लेकर के चलता है, इंडिया को भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भारत और रूस के संबंध अच्छे रहे हैं शुरू से। इसमें समस्या हमेशा बनता है चाइना। उसको ये लगता है कि रशिया और इंडिया को हम बाजू में रख करके हम सबसे ताकतवर और सबसे बड़े और महान लोग बन के निकला है, और वो पॉसिबल है नहीं। लेकिन इस बार मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी की जो पुतिन से बातचीत हुई है, वो इस RIC कॉन्सेप्ट को लेकर के पुतिन ने डेफिनेटली बात की होगी मोदी जी से, और उस पे भारत ने रिजर्वेशंस अपने दिखाए होंगे चाइना को लेकर के, और रशिया ने शायद कुछ एश्योरेंस इंडिया को दिया होगा कि चाइना से रशिया बात करेगा और चीन को इस चीज़ को समझाएगा कि वेस्ट के भरोसे तो आप रह के देख लिए, वेस्ट आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बर्बाद करने पे उतारू हो गया है, और एशिया में अगर आपको रहना है तो आपको भारत और रशिया दोनों को साथ में लेकर के और इज्जत के तरीके से पेश होते हुए, बराबरी के साथ डील करते हुए चलना सीखना होगा। और शायद रशिया ने चाइना को ये चीज़ काफ़ी हद तक समझा दी है। पुतिन साहब ने इसके पहले उस पर काफ़ी वर्क कर लिया था। वो पहले नॉर्थ कोरिया गए, नॉर्थ कोरिया में जाने के बाद आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया ने अपना टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है वो पूरा चाइनीज़ सैटेलाइट से उठा करके रशियन सैटेलाइट्स पे शिफ्ट कर दिया। तो पुतिन ने एक तरीके से चाइना को एक मैसेज दिया कि देखो, आपकी जो भी हैसियत है एशिया के अंदर, वो एज रशिया हम अकेले ही उसको 2 मिनट में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया जो आपका इतने सालों से बड़ा एक छोटा भाई बना घूमता था, उसको एक विजिट में रशिया ने अपने पाले में खड़ा कर लिया। तो ऐसी हालत में शायद चाइना को समझ में आया होगा, और उनको ये समझ में आया होगा कि अगर वेस्ट से कोई टकराव हो जाता है और ऐसी कंडीशन में अगर रशिया न्यूट्रल हो जाता है और भारत न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव होकर के वेस्टर्न फोर्सेस को और वेस्टर्न पावर्स को अपने पोर्ट्स और इस टाइप की चीज़ों की एक्सेस दे देता है, तो इस कंडीशन में चाइना के लिए एक बड़ी तकलीफ वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। ऊपर से क्या है कि वेपन्स और बाकी सारी टेक्नोलॉजी पे अगर ध्यान दिया जाए तो इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुली काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है बहुत कम टाइम में। प्लस रशिया और इंडिया का जो एक डिफेंस में कोऑपरेशन है, उस लेवल का कोऑपरेशन चाइना के साथ रशिया का कभी नहीं हुआ। तो इस हालत में अगर देखा जाए तो भी चाइना को ये समझ में आया कि मिलिट्री के मामले में और डिफेंस के मामले में और डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में भी रशिया और इंडिया दोनों मेरे से स्ट्रांग बैठ रहे हैं, और अगर ये दो कोऑपरेट एक दूसरे से कर रहे हैं और हम इनके एंटी चलेंगे तो मेरा यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है। तो शायद चाइना ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है और रशिया की इस बात को मानते हुए एंटी इंडिया जो अप्रोच है चाइना की, वो धीरे धीरे उससे पीछे हट रहा है और रियलाइज़ कर रहा है कि हम इंडिया को दबा नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते,
और इंडिया का रशिया के साथ जो कोऑपरेशन का लेवल है, जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो चाइना के बनिस्बत ज़्यादा है। शायद चाइना को ये चीज़ रशिया ने समझा दी है कि अगर आपका इंडिया के साथ कोई डिस्प्यूट कुछ होगा तो हम इंडिया के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, ना कि आपके साथ। तो आप उस स्थिति को मत लाइए, उस लेवल तक चीज़ों को मत ले जाइए, कोऑपरेशन करके चलिए, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स को आप ख़त्म करके और अपने दायरे में आ जाइए। तो चाइना के लिए अब वो एक सिचुएशन आ गई है, और उसको अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का डेलीगेशन 2-3 बार चाइना गया हुआ है, लेकिन चाइना ने एक तरीके से ज़्यादातर चीज़ों के लिए पाकिस्तान को कोऑपरेट करने से मना कर दिया है। मतलब फंडिंग करने से, सीपेक के प्रोजेक्ट्स को करने से, बाकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, लोन रोल ओवर्स को लेकर के। तो चाइना काफ़ी हद तक पाकिस्तान से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, पीछे हट रहा है कि अब यार इन लोगों से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना का इन्वॉल्वमेंट होना मतलब सीधे सीधे एक एंटी इंडिया हरकत के रूप में रशिया भी देखता है, इंडिया भी देखता है कि तुम पाकिस्तान में घुस के बैठे क्यों हो, इसका मतलब है तुम इंडिया के खिलाफ कुछ कर रहे हो। तो चाइना को ये सारी चीज़ें शायद पॉइंट आउट की गई होंगी रशिया की तरफ से कि आप एंटी इंडिया हरकतें जो कर रहे हैं उनको सबसे पहले बंद करिए, और उसके बाद जब हमारे तीनों के बीच में एक ट्रस्ट का लेवल बनेगा तब हम आपके साथ कोऑपरेशन की मोड में आएंगे। और चाइना को भी अब ये समझ में आ रहा है कि जब तक हमारे इमीडिएट 2 पावरफुल नेबर्स हमारे सपोर्ट में नहीं रहेंगे, अमेरिका हमको कुचल के ख़त्म कर देगा। ये रियलाइजेशन चाइना के अंदर आ गया है। दूसरा आप देखेंगे तो शेख हसीना, बांग्लादेश, इस पे आते हैं। तो बांग्लादेश में एक्चुअली शेख हसीना की प्रॉब्लम वही थी जो श्रीलंका वालों की प्रॉब्लम थी, जो नेपाल वालों की प्रॉब्लम थी, जो मालदीव्स वालों की प्रॉब्लम थी, जो पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम थी। मतलब इंडिया के चारों ओर जो ये छोटे छोटे देश हैं, इनकी एक कॉमन प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि भारत और चाइना, ये दो कॉम्पिटिंग ताकतें आजू बाजू बैठी हुई, और ये सारे छोटे देश जो हैं, ये कभी भारत को ब्लैकमेल करने के लिए चाइना के पास चले जाते थे, कभी चाइना को ब्लैकमेल करने के लिए भारत के पास आ जाते थे, और दोनों तरफ से मलाई और मिठाई खाने की कोशिश करते थे। इसी चक्कर में नेपाल की सरकार पता नहीं कितनी बार गिरी और बनी। इसी चक्कर में मालदीव्स में आप देखेंगे तो मोइज़ू की हालत ख़राब है, पूरी इकोनॉमी मालदीव्स की सत्यानाश हो गई। इसी तनातनी के चक्कर में पाकिस्तान बर्बाद हो गया, और इसी तनातनी के चक्कर में श्रीलंका भी बर्बाद हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है कि भारत से भी हेल्प चाहिए, चाइना से भी पैसा चाहिए, और इनके पॉलिटिशियंस को चाइना से करप्शन का पैसा बहुत ईजिली मिल जाता है। तो ये करते ये हैं कि पैसा खाने के लिए चाइना के पास चले जाते हैं, और उसके बाद चाइना से उल्टे सीधे डील करने के बाद इंडिया को ब्लैकमेल करते हैं कि अब आप मेरे साथ ये करो, वो करो, ऐसा वो ऐसा, वो डिमांड करने की कोशिश करते हैं उल्टी सीधी चीज़ें। तो उस चक्कर में नेपाल बर्बाद, मालदीव्स बर्बाद, पाकिस्तान बर्बाद, श्रीलंका बर्बाद, एक बांग्लादेश बचा था। तो बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि शेख हसीना जो हैं वो भारत आई, उसके बाद मतलब ये चाइना भी गई थी, और चाइना का 3 दिन का इनका दौरा था, 2 दिन में ये वापस आ गई, क्योंकि चाइना में इनको भाव नहीं दिया गया, एकदम से इग्नोर टाइप का कर दिया गया। ये $5 बिलियन का कुछ डील करने के इरादे से वहाँ पहुँची थी, और चाइना ने इनको $100 मिलियन दे करके टालने की कोशिश की, जिससे कि इनको बड़ा इंसल्ट फील हुआ और शेख हसीना वापस आ गई। तो चाइना ने इनके साथ ऐसा एकदम से क्यों बर्ताव किया कि इनको एक तो पहले बहुत चने के झाड़ पे चढ़ा रखा था, और शेख हसीना भारत आती थी, भारत में कुछ डील करती थी, उसके बाद चाइना जाती थी। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में कोई पोर्ट का डेवलपमेंट होना है, तो वो ये करती थी कि भारत से भी बात करेंगी, उसके बाद चाइना जाकर के उनको भी वही पोर्ट ऑफर करेंगी कि इस पे आप क्या कर सकते हैं, और दोनों तरफ वो बार्गेनिंग शुरू कर देती थी कि हमको कितना पैसा मिलेगा, और उस खेल में ये चालू हो गई थी। अब हुआ ये कि शायद रशिया के दबाव में आने के बाद चाइना ने ये रियलाइज किया कि अगर हम इंडिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें छेड़खानी करेंगे,
तो इंडिया मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में छेड़खानी करेगा। और रशिया ने वो करके दिखा दिया जब उन्होंने चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में घुस के नॉर्थ कोरिया को तोड़ दिया, चाइना से अलग कर दिया। तो रशिया ने भी यही बोला कि भाई साहब, अगर आप इंडिया में या इधर उधर जा करके या सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं जो कि पहले यूएसएसआर का हिस्सा होती थी, ये उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने स्थान वाली कंट्रीज़ हैं, तो इनमें बड़ा अजरबैजान वगैरह सब जगह चाइना घुसने की कोशिश कर रहा था और इन सब से भी रशिया इरिटेटेड था। तो रशिया का यही कहना था कि जो हम मेरा रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब ये फॉर्मर यूएसएसआर वाली कंट्रीज, इसमें आप डायरेक्ट इंटरफेयर करने पहुंच जा रहे हो। इंडिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब सार्क नेशंस ले लीजिए, है ना, आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी जो कंट्रीज हैं, कि तुम वहां जा करके भी खुराफात कर रहे हो, तुम सेंट्रल एशिया में आके भी खुराफात कर रहे हो। तो रशिया ने बोला कि ये चाइनीज हैं, इनको समझाया कैसे जाए। तो पहले उसने एक नॉर्थ कोरिया का झटका दिया इनको कि ये देखो, नॉर्थ कोरिया हमारे पाले में खड़ा है, वो तुम्हारी अब सुनेगा नहीं। और चाइना को वहां से समझ में आया कि यार, वैसे ही उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत कम कंट्रीज हैं, ऐसे ही रशिया ने पाकिस्तान से बात की कि ठीक है, तुमको क्या चाहिए, तेल चाहिए, गेहूं चाहिए, हम देंगे, डील कर लेंगे कि कैसे चाहिए और क्या देना लेना करोगे, पैसा तो तुम लोग भिखारी हो, तुम्हारे पास है नहीं, तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि तुमको क्या दिया जाए। वो मीटिंग जो थी रशिया की, वो भी चाइना को मैसेज था कि ये देखो, तुमने ये भिखारी पाला हुआ है, इसको तो हम तेल और गेहूं दे देंगे, ये हम खरीद लेंगे इसे, तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा। और इसलिए रशिया ने जब इनको समझाया कि तुम दूसरी कंट्रीज के, खास तौर से रशिया और इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जाकर के अगर खुराफात करने की कोशिश करोगे, तो हम लोग भी तुम्हारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को काट के ख़त्म कर देंगे। और तुम्हारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बचता क्या है? चाइना ने बड़ा मेहनत करके अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एक नॉर्थ कोरिया को लिया हुआ था, एक पाकिस्तान को लिया हुआ था, एक नेपाल को कह लीजिए, थोड़ा सा श्रीलंका था, और कुछ हद तक ईरान था। तो ईरान के लिए भी रशिया ने बता दिया उनको कि भाई, एक एक घोषणा की रशिया ने कि ईरान हमारे रशिया के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के प्रोटेक्शन में है। एक स्टेटमेंट रशिया ने बस इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिका को और बाकी लोगों को दे करके ईरान को अपना वो बना दिया। अब ईरान को भी पता है कि इतना बोल्ड और दबंग स्टेटमेंट रशिया ही दे सकता है अमेरिका के सामने, चाइना की इतनी औकात नहीं है। तो 2 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर क्या है कि ईरान जो है, उसका भी डामाडोल हो गई स्थिति कि अगर उसको रशिया और चाइना में से कुछ चूज करना पड़ेगा तो वो हमेशा रशिया के साथ खड़ा होगा। तो यहाँ से चाइना को ये समझ में आ गया कि यार, हमको इंडिया और रशिया के साथ दुश्मनी मेंटेन करके कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे ही आप देखेंगे श्रीलंका के अंदर भी इन्होंने जो इन्फ्लुएंस बाई किया हुआ था, जो राजपक्षा फैमिली को खरीद रखा था चाइना ने, और वो इनके सुर में सुर मिलाते थे, एक तख्ता पलट हुआ और राजपक्षा फैमिली पूरी गायब हो गई श्रीलंका से। नेपाल के अंदर ये बार बार सरकार बना करके और अपना पपेट प्राइम मिनिस्टर बिठाने की कोशिश कर रहे थे, केपी शर्मा ओली था, वहाँ सरकार उसकी गिर गई, वो बाहर हो गया। उल्टा एक मूवमेंट शुरू हो गया कि ये डेमोक्रेसी हटाओ, हमको राजशाही वापस चाहिए, और राजशाही आएगी तो ऑटोमेटिकली वो प्रो भारत होगी। तो चाइना को वहाँ से ये समझ में आ गया रशिया की बात कि सही बात है, अगर आपको सरवाइव करना है तो इंडिया और रशिया को नाराज़ करके और इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में घुसपैठ करने के बाद आप इनको नाराज़ करके सरवाइव नहीं कर सकते। आप एक साथ रशिया, इंडिया, अमेरिका, हर किसी से दुश्मनी बना करके ज़्यादा आगे चल नहीं सकते हो, ख़ास तौर से जब आपके पास एक पेपर टाइगर्स की आर्मी है और वेपन्स के नाम पे खिलौने हैं जो चलते नहीं। तो ऐसी हालत में चाइना, मेरे ख्याल से एक रियलाइजेशन के बाद, चाइना ने भी शेख हसीना से हाथ झाड़ लिया और इनको
वापस भेज दिया। अब जब ऐसा हो गया तो उसके बाद हुआ क्या कि अमेरिका को लगा होगा कि यार ये तो अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि चाइना जो है वो इंडिया के अंदर जो खुराफाते करता रहता था इंडिया के चारों तरफ, ये इससे पीछे हट रहा है। रशिया का प्रेशर है, इंडिया का प्रेशर है, या एशियन जो पूरा एक ब्लॉक है उसमें अगर चाइना को अपने को सरवाइव कराना है तो चाइना ने एक समझौता टाइप का कर लिया है, और इसलिए वो पाकिस्तान से भी पुल आउट करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश से भी पुल आउट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इंडिया को हैंडल करने दो। ये स्थिति जब अमेरिका को दिखाई दी तो उसके बाद अमेरिका को लगा कि यार अगर हम इंडिया के आजू बाजू इनको ऐसे ही छोड़ देंगे और चाइना चला जाएगा, एंटी इंडिया हरकतें नहीं करेगा, तो इंडिया के लिए तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन बन जाएगी, और ऐसा होगा तो इंडिया अपनी ग्रोथ वोथ की स्टोरी लिखता चला जाएगा, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तान के अंदर अपने आदमी बिठालने शुरू किए अमेरिका ने, और बलूचिस्तान में एक दो बेस वेस ले लिए, सब कुछ कर लिया, और इधर बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करा करके एक एनार्की खड़ी कर दी। हासिल कुछ नहीं होना बांग्लादेशियों को, इनकी हालत भी वही होनी है जो पाकिस्तान की होनी है। ये अपना आपस में लड़ेंगे मरेंगे, दंगा फसाद करेंगे, इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, देश को आग लगा देंगे, और फिर कटोरा लेके निकल जाएंगे भीख मांगने, क्योंकि अल्टीमेटली इनके डीएनए में भीख मांगना ही है। तो चाहे पाकिस्तानी हो चाहे ये बांग्लादेशी हो, और कमाल देखिए कि उधर पाकिस्तान जो बर्बादी की कगार पे आ गया है और अपने देश में आग लगा करके तमाशा करने वाला है, आज बांग्लादेशियों ने भी अपना वही रास्ता चुन लिया है। एक अच्छी भली सरकार जो चला रही थी देश को, इकोनॉमी को अच्छा खासा संभाल रखा था जिन्होंने, उसको भगा दिया है इन्होंने। आईएमएफ जा कर के $2 बिलियन का कर्जा लेने के बाद शेख हसीना गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कोविड के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी को हैंडल कर लिया था, संभाल लिया था। वापस पटरी पे तो नहीं आई थी पूरी तरीके से, लेकिन हाँ वो जो कंगाली या बैंकरप्सी वाली स्थिति थी उससे बाहर निकाल लिया था। ये था कि धीरे 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 वापस हम लोग पटरी पे ले आएंगे इकोनॉमी को, और ऐसी क्रिटिकल स्थिति में इन लोगों ने वहाँ पे बांग्लादेश में आग लगा दी, और इस्लामियों के हाथ में, जिहादियों के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता हैंड ओवर कर दी। वही हाल पाकिस्तान का होना है। ये अमेरिका का खेल है, सिर्फ इसलिए कि भारत के चारों तरफ आग लगा के छोड़ दो, एक सिरदर्द बना के छोड़ दो, ताकि भारत इन्हीं सब टेंशन्स में उलझा रहे। तो ये बांग्लादेश की एक स्थिति थी, और डेफिनेटली हम लोगों के लिए एक टेंशन वाली बात है, क्योंकि हमारे अब ईस्टर्न बॉर्डर पे भी एक सिरदर्द वाली स्थिति बन गई है। हालांकि मुझको ऐसा लगता नहीं है कि इसमें बहुत आगे और बहुत कुछ होने वाली पोजीशन है, क्योंकि अगर चाइना का देखा जाए तो चाइना काफ़ी हद तक एंटी इंडिया वाले स्टैंड से पीछे हट रहा है। काफ़ी प्रेशर में भी है इंडिया को लेकर के, क्योंकि इंडिया ने, जो मैंने आपको बोला कि जो रशिया ने इनको ट्रीटमेंट दिया है कि आप मेरे और इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंटरफेयर करेंगे तो हम लोग आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को डिस्टर्ब करेंगे, तो उसमें जहां एक तरफ पाकिस्तान को एक मुंह जबानी रशिया ने तेल और गेहूं का ऑफर दे दिया, वहीं नॉर्थ कोरिया को हैंडल कर लिया रशिया ने। और इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने वो तिब्बत वाला कार्ड खेल दिया। अब वो जब तिब्बत वाला कार्ड खेल दिया तो चाइना को ये समझ में आया कि यार ये दोनों अगर मिल गए, रशिया और इंडिया, तो ये हमारा तिब्बत भी छीन लेंगे, ये हमारा मंगोलिया वाला एरिया भी छीन लेंगे, जो मंगोलिया का आधा हिस्सा हमने दबा रखा है, और इस तरीके से ये चाइना के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, तो हम उस हालत में नहीं रहेंगे। मतलब हम जो छिपकली से ड्रैगन बन के घूम रहे थे, ये हमें वापस हवा निकाल करके छिपकली बना के छोड़ देंगे एशिया के अंदर। तो चाइना को ये चीज़ समझ में आने लगी, और अब अगर आप देखेंगे तो वांग यी बड़ा डरा सहमा सा
जयशंकर साहब से अभी मुलाकात किया था आसियान समिट में, और चाइना ने दूसरी तीसरी बार भारत को एक रिक्वेस्ट दी है कि हमारे यहाँ से जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स आपके यहाँ आती जाती थी उनको आप प्लीज़ रिज्यूम। तो इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी फ़्लाइट्स को रिज्यूम कर लीजिए, डायरेक्ट फ़्लाइट्स को, और बहुत सारे ट्रेड के और इन सब चीज़ों के रिक्वेस्ट्स चाइना की तरफ से आने लगे हैं। भारत की तरफ से भी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ उसमें भारत ने ये कहा कि हम चाइना के साथ, मतलब उनकी कंपनीज़ को तो नहीं लेकिन उनके एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़रूर वेलकम करेंगे। तो कुछ कंसेशंस इंडिया दे रहा है। बॉर्डर के टॉक्स को लेकर के चाइना लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि फोर्सेस को विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी अपनी आर्मीज़ को पीछे हटा लेते हैं। इंडिया का उस पे ये कहना है कि आप पहले जो एरियाज़ आपने कैप्चर किए हुए हैं, और आई थिंक 2000 या 2004 के बाद से अब तक पिछले 20 सालों में जितने एरियाज़ में आपने इनकर्शंस किया है वो सब आप खाली करके पीछे हटिए, उसके बाद हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो अभी नेगोशिएशन चाइना के साथ उन सब चीज़ों की चल रही है, और धीरे धीरे चाइना उन सब जगहों से पीछे हटेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर इंडिया और रशिया का एक अच्छा खासा प्रेशर है, और इकोनॉमिकली वो वैसे ही बर्बाद हैं, और एक युद्ध उनके सर पे थोपने के लिए अमेरिका घूम ही रहा है। ऐसी हालत में अगर उसके दो बड़े पड़ोसी, बड़े और पावरफुल पड़ोसी भी उसके एंटी रहेंगे, तो चाइना को ये समझ में आ गया है कि हमारा सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हालत है ओवरऑल, और ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को इम्पैक्ट करेगा। अमेरिका ने थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा खर्चा किया होगा और ये सारी खुराफात कर दी होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका की इतनी हिम्मत पड़ेगी कि वो अपनी आर्मी वगैरह यहाँ पे उतारने की कोशिश करेगा। हालांकि वो बांग्लादेश से लगातार आर्मी बेस के लिए एक आइलैंड वगैरह मांग रहा है, सेंट मार्टिन आइलैंड है वहाँ पे, तो वो मांग रहा है। लेकिन बांग्लादेश की हसीना गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने आज तक वो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि इसको ना चाइना पसंद करेगा, ना इंडिया पसंद करेगा, और ना रशिया पसंद करेगा। और इतने बड़े बड़े पड़ोसियों के बीच में बांग्लादेश अमेरिका के साथ जाकर के बैठ जाए, इतनी हिम्मत बांग्लादेश की हो नहीं रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि सत्ता पलट करने के बाद वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट आएगी वो भी अमेरिका को कोई इस टाइप का कंसेशन देने की हिम्मत करेगी, और ना ही ऐसा कुछ होगा कि वो भारत के खिलाफ, जो भारत के बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं शेख हसीना गवर्नमेंट में, कई सारे पोर्ट्स के और बाकी सारे, उनको कैंसिल करने की भी हिम्मत उनमें बचेगी नहीं। क्योंकि होता ये था कि कोई पोर्ट का डेवलपमेंट है, ये सारी कंट्रीज सार्क की, ये इंडिया के पास आती थी, फिर चाइना के पास जाती थी, फिर इंडिया के पास आती थी, फिर चाइना के पास जाती थी, और यही नेगोशिएशन चलता रहता था कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। वो अलग खेल खेलते रहते थे। वहाँ पे कई बार चाइना इसलिए जीत जाता था क्योंकि चाइना जो है वो इनको ब्राइब ऑफर कर देता है बहुत अच्छी खासी, कि ठीक है आपकी जेब में हम पर्सनली इतना पैसा अलग से डाल देंगे, आप हमारा प्रोजेक्ट डन करो। तो वो वाला खेल होता था। तो उसका तोड़ इंडिया ने ये निकाला कि इंडिया ने ये पोर्ट्स वोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी जगहों पे अडानी को आगे करना शुरू किया। गवर्नमेंट कंपनीज इंडिया की पीछे हट गई, क्योंकि सरकारी कंपनीज जो हैं वो ये ब्राइब और इस टाइप की कमीशन, इस टाइप के खेल नहीं कर पाती हैं। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है वो अपना उस लेवल पे मैनेज कर लेती है लोकल किसी भी कंट्री के पॉलिटिशियंस वगैरह को। तो इंडिया ने भी वो चाइना का रास्ता अडॉप्ट कर लिया कि इंडिया ने भी अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी कि पोर्ट वोर्ट कहीं बनाना है तो अडानी पोर्ट्स जो है उसके साथ आप बातचीत करिए, नेगोशिएट करिए, वो कर लेंगे, और वहाँ पे चाइना को मार पड़ने लगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि चाइना के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है नहीं।
उनकी इकोनॉमी की हालत ख़राब है, और ऐसी हालत में बांग्लादेश को चाइना से कुछ बहुत ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है। बांग्लादेश की इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो खुल करके इंडिया और चाइना और रशिया की मर्ज़ी के खिलाफ अमेरिका को अपने यहाँ बेस बनाने की इजाज़त दे दे। तो ये वाली पोजीशन है। तो ये इन लोगों ने एक ब्लंडर कर लिया है कि अपने घर पे एक आग लगा ली है, सरकार अच्छी खासी गिरा ली है। अमेरिका बहुत ज़्यादा अंदर घुस के यहाँ पे कुछ करने की पोजीशन में है नहीं, और अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने ईरान में अच्छी खासी जो शाह की सरकार चल रही थी उसको गिरा करके वो जिहादियों को लाके बिठा दिया। आज तक वो खुमैनी और खमनाई की सरकार जो है वो ईरानियों का खून पी रही है, बर्बाद करके रख दिया है ईरान को। इन लोगों ने अच्छी खासी अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चल रही थी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, बट अफगानिस्तान भी एक बहुत मॉडर्न कंट्री था, उसको बर्बाद करके तालिबानों के हाथ में दे दिया है। आज हर अफगानी खून के आंसू रो रहा है। सबसे ज़्यादा डेथ रेट अगर दुनिया में किसी कंट्री का है तो अफगानिस्तान का है। उसके बाद आप चले जाइए तो ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, लीबिया हो गया। आप जहाँ जा कर के देखेंगे अच्छी खासी, इराक देख लीजिए, सदाम हुसैन के अंडर में बहुत स्टेबल और पीसफुली चल रहा था इराक। प्रॉस्पेरिंग कंट्री थी, सबके पास अच्छी खासी पैसे, जॉब्स, सब कुछ था, हर किसी चीज़ की कमी नहीं थी इराक में। आज बिल्कुल भूखा नंगा देश बना हुआ है और जिहादी और आतंकवादियों की सरकारें हैं वहाँ। वही हाल लीबिया का है। वो गद्दाफी को ख़त्म कर दिया, गद्दाफी के बाद से आज लीबिया जो है एक बर्बादी और गृह युद्ध के हालत में पड़ा हुआ है। ना अमेरिका वहाँ कोई अच्छी सरकार बना पाया है और ना वहाँ के लोगों को कोई सुकून मिल पाया है। वो आपस में एक दूसरे को मार काट किए पड़े हैं। कुल मिला करके अगर बांग्लादेश की आर्मी, क्योंकि आर्मी वहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो ऐसा लगता नहीं है कि आर्मी कुछ कर पाएगी बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश की भी हालत वही होने वाली है जो लीबिया और इराक और अफ़गानिस्तान की हुई है, कि जिहादियों के गुट जो हैं वो अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करके एक दूसरे से लड़ाई, खून खराबा, ये सब करना शुरू कर देंगे अगले कुछ सालों के अंदर। तो ये वाली स्थिति में बांग्लादेश पहुंच जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये है कि भारत को थोड़ा सा 4000 किलोमीटर का हमारा एक बॉर्डर है, और जब इतनी अशांति उस देश के अंदर होगी तो वहाँ से ये जो भगदड़, घुसपैठिए और ये सारी समस्याएं हैं, ये और कई गुना बढ़ करके हम लोगों के सर पे आएगी। तो उसको हम लोगों को हैंडल करने की एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चाइना से मुझे इमीडिएटली बहुत ज़्यादा अब इशू महसूस होता नहीं है, क्योंकि शायद चाइना को ये रियलाइज़ हो गया है कि इंडिया और रशिया, इन दो नेबर्स को नाराज़ रख के या इन दो से दुश्मनी करने के बाद हमारा एग्जिस्टेंस भी बहुत लंबा चलेगा नहीं। वो जो भूत और फितूर थे इनके सरों पे चाइना के, कि मेरी जीडीपी और ये और वो, जिनपिंग के दिमाग से वो सारे फितूर उतर गए हैं, वो सारे कीड़े निकल गए हैं इनके दिमाग से। जब इनको ये समझाया गया है कि भाई साहब, ये जो 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं, ये नॉर्मली हम लोग झूठ बोलते हैं। हमारी एक्चुअल इकोनॉमी 6-7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और उस 6-7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में से भी 30% के आसपास की जो हमारी जीडीपी थी वो रियल एस्टेट से आती थी। 4 साल से वो रियल एस्टेट सेक्टर गायब है। तो अब 7 ट्रिलियन में से 30%, यानी 2 और निकाल दो आप, तो बचता है 5 ट्रिलियन। तो रियल फैक्टर्स की बात करें तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी पे, जीडीपी पे इस समय चाइना चल रहा है, और लगभग उसी लेवल पे इंडिया आ चुका है। तो जब जिनपिंग साहब को ये पता चला कि ये 17 दिखाने के हैं, एक्चुअल हमारी औकात 5 की है, और एक्चुअल 5 पे इंडिया भी आकर के खड़ा हुआ है, और 2 के आसपास पे चाइना, रशिया बैठा है। और पर कैपिटा लिहाज से बोला जाए, क्योंकि रशिया की तो पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो इस समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में रशिया आ गया है। तो ऐसी हालत में चाइना को और जिनपिंग साहब को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि इन दो को दुश्मन बना करके चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ सरवाइव करना है तो दांतों के बीच में जीभ की तरह रहना सीखना पड़ेगा। तो अब ऐसी हालत में चीन से मुझे कोई ज़्यादा समस्या दिखती नहीं। ये जिहादी न्यूसेंस जो है, ये हमारे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में
ये चलेगी। हमें सिर्फ बॉर्डर्स को अपने सील करके रखना पड़ेगा और इनको कुकर की तरह ढक्कन लगा करके बंद कर दो। ये 3-4 सीटियां मार के खुद ही गल पक के ख़त्म हो जाएंगे। इनको बाहर निकलने मत दो बस। ये दूसरे एक दूसरे को खुद मार लेंगे। ये उतना सक्षम इनको बनाया है इनकी आसमानी किताब ने। तो ये वाली स्थिति है। बाकी ये है कि अमेरिका की जहाँ तक बात है, तो अमेरिका का भी अपना बर्बादी का चैप्टर उन्होंने लिख लिया है। उससे भी आप बेफिक्र रहो। वो बर्बादी का चैप्टर उनका जो है, उस पर हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये है कि चुनाव तक वो किसी तरीके से अपनी ये जो टूटी फूटी पतंग है उसको उड़ाए रहेंगे। चुनाव के बाद वो धागा काट करके भाग जाएंगे कि अगला जो आएगा वो संभालेगा, और अमेरिका की जो पूरी पतंग है वो भी गोते मार करके डूबने वाली है। तो ये स्थिति पूरे विश्व की है। अब लड़ाई का क्या होगा और युद्ध का क्या होगा, तो डेफिनेटली अमेरिका की हालत बहुत अच्छी नहीं है, यूरोप की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इकोनॉमिकली ये लोग बर्बादी की हालत में जाने वाले हैं, और ऐसे में इनका पूरा कोशिश है कि किसी तरीके से पूरी दुनिया में एक युद्ध की आग फैला दो, ताकि जब हम डूबें तो हमारे साथ पूरी दुनिया डूबे, और जब सारी दुनिया एक साथ डूबेगी तो उसमें हम फिर सबसे ताकतवर बन के उभर आएंगे। तो इस गेम प्लान में ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से दुनिया को एक युद्ध के अंदर घसीटने की कोशिश करेंगे। और इस कंडीशन में ये चाइना को और ईरान को लगातार उकसा रहे हैं कि कोई कहीं कोई युद्ध शुरू कर दे। ईरान ने भी, जब इनके रईसी साहब ही मारे गए थे ना, इनके पिछले जो प्रेसिडेंट थे, तो उनको मार दिया। उसके बाद भी ईरान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ईरान ने मतलब किसी के ऊपर दोष नहीं दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद अभी हानिया को मार दिया। ईरान ने अगेन किसी को दोष नहीं दिया है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। तो ईरान भी ये गेम समझ रहा है कि उसको उकसाया जा रहा है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करके किसी तरीके से युद्ध में इन्वॉल्व हो, और फिर ये युद्ध जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ईरान और इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के दूसरे एंड पे है और ईरान दूसरे एंड पे है। इन दोनों के बीच में मिडिल ईस्ट की बाकी की कंट्रीज हैं, और वो कंट्रीज हैं जो अभी तक युद्ध और बर्बादी से बची हुई हैं, जैसे कि कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, है ना। ये सारी कंट्रीज जो पैसे वाली हैं, ऑयल रिच हैं, जो जिनके यहाँ अब तक वो आतंकवाद और युद्ध की आंच नहीं पहुंची है। तो अब अमेरिका चाहता है कि वो आग इन सब के यहाँ लगाई जाए। अब ईरान अगर कोई हमला करता है, कोई एयरक्राफ्ट के थ्रू करता है, कोई मिसाइल फायर करता है, कुछ भी करता है, वो किसी भी रूट से जाएगी, वो जाएगी इन कंट्रीज के ऊपर से ही, इजराइल के अंदर, इनके एयर स्पेस से ही जाएगी। ऐसे ही इजराइल कुछ भी हमला ईरान के ऊपर करेगा, उसको इन कंट्रीज को क्रॉस करके ही करना पड़ेगा। तो इजराइल और ईरान की लड़ाई अगर शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये बीच की जितनी कंट्रीज हैं ये धीरे 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 इसमें खिंचती चली जाएंगी। तो अमेरिका का कोशिश ये है कि किसी तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दो। यहाँ आग लगेगी, दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, तेल के दाम बढ़ जाएंगे, दुनिया भर की इकोनॉमी सत्यानाश होगी, सब एक साथ बर्बाद होंगे। तो हम तो डूबेंगे सनम, हम सबको ले डूबेंगे। इस समय अमेरिका और यूरोप जो है उस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं, और इंडिया है, रशिया है, इनकी कोशिश ये है कि अमेरिका की और यूरोप की ये सारी जो साजिशें और गेम्स हैं इनको सक्सेसफुल ना होने दिया जाए। इसी कड़ी में रशिया और इंडिया जो हैं, इन्होंने चाइना को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है और ईरान को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। ईरान इसलिए शायद रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि रशिया ने और इंडिया ने इनको कह रखा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप बैठे रहो, जो कुछ हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, झेल लो चुपचाप। तो ये वाली स्थिति है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ईरान बहुत ज़्यादा अभी रिएक्ट करेगा। हालांकि ईरान को काफ़ी कुछ वेपन्स वगैरह की सप्लाई रशिया से हुई है, और मेरे ख्याल से एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह और बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया है, ताकि अगर इससे आगे बढ़ कर के अमेरिका और इजराइल कोई अटैक वटैक ईरान पे करने की कोशिश करते हैं
उकसाने या भड़काने के लिए, तो उनके की इंस्टॉलेशंस वगैरह की रक्षा और सेल्फ डिफेंस के लिए ईरान को रशिया कुछ ना कुछ दे रहा है। बट आइडिया इज कि किसी तरीके से इस लड़ाई में अपने आप को मत फंसाओ, इससे बाहर रहो और देखते रहो कि ये लोग आगे करते क्या हैं। और अगर इनको युद्ध शुरू करवाना है अमेरिका को, तो अमेरिका को सीधे आकर के सामने आकर के खुद युद्ध शुरू करने दो, चाहे वो किसी के साथ भी करे। तो ये वाला एक गेम मुझे दिखाई दे रहा है पीछे से। तो अब आज्ञा दें, क्या होगा कैसा होगा आगे देखेंगे, समझेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।